नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोड शो, नेताओं से 1-to-1 चर्चा और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। ग्वालियर के 2 दिन के दौरे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी की जीत पक्की करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से प्रचार में जुट जाने के लिए कहा, जबकि बीजेपी उपचुनाव में सारी सीटें जीतने का दावा कर रही है। कि ग्वालियर चंबल की राजनीति में और विकास में मैंने ज्यादा दखल नहीं की, पर अब परिस्थितियां बदल गई और बदली हुई परिस्थितियों में ग्वालियर चंबल मेरी प्राथमिकता रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ इस अंदाज में अपने 2 दिन के ग्वालियर दौरे को खत्म किया। दरअसल वो ग्वालियर चंबल में कार्यकर्ताओं और लोगों में कांग्रेस को लेकर भरोसा पैदा करना चाहते थे। पहले दिन रोड शो और अगले दिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का हवाला देते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में ही कह डाला कि सिर्फ सीएम शिवराज ही नहीं, सिंधिया भी झूठे वायदे कर रहे हैं। कैसी बात करते हैं और शिवराज कैसे बात कर लेते हैं। 15 साल तो झूठ बोला, मैंने सोचा कुछ सुधर गए होंगे, पर ये बिल्कुल नहीं सुधरे और अब तो दूसरों को भी सिखा रहे हैं झूठ बोलने का। अब समझ गए किसके बारे में कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल से आती हैं। इसलिए कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस यहां पर है। कमलनाथ के इस दौरे से कार्यकर्ता काफी हद तक सक्रिय हुए हैं। अलग अलग नेताओं से बात करने के कारण गुटबाजी भी कम हुई है। जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, वहां के दावेदारों की हकीकत भी पता चली। वैसे कांग्रेस ने सिंधिया के पाला बदलने से हुए डैमेज को रोकने के लिए विधायकों की बड़ी टीम यहां तैनात कर रखी थी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को गलत बताकर सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है। गलती आपकी सरकार ने की। आप किसानों को अपनी पार्टी की तरफ से 1553 करोड़ जमा कराएं, वरना किसान आपको चुनाव के अंदर धक्का देगा। बीजेपी के विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद कमलनाथ के दौरे से पूरे इलाके में सियासी गर्मी बढ़ गई है। अब इंतजार सिर्फ चुनावों की तारीखों का है। नवीन सिंह और दीपक यादव के साथ नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान चौरई SDM के चेहरे पर कालिक पोतने की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। इस शर्मनाक वाकये से नाराज प्रदेश भर के राज्य प्रशासनिक सेवा के 450 से ज्यादा अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अधिकारियों की हड़ताल को तहसीलदार, RI और पटवारियों का भी समर्थन है। हड़ताल के दौरान राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कोविड-19 की सेवाओं को छोड़कर बाकी कोई सरकारी काम नहीं करेंगे। संघ की मांग है कि सरकार अफसरों को 3-1 की गार्ड सुविधा मुहैया कराए, मजिस्ट्रेट पावर वाले अफसरों को बत्ती की सुविधा दी जाए। इधर छिंदवाड़ा में भी घटना के विरोध में कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता बंटी पटेल और पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह समेत 22 लोगों पर केस दर्ज किया है। बंटी पटेल ने शुक्रवार देर रात ही सरेंडर कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस ने चांद तहसील से पदयात्रा निकाली थी। SDM कार्यालय के घेराव के दौरान कांग्रेस नेता बंटी पटेल ने गुस्से में चौराई SDM CP पटेल के चेहरे पर कालिक पोत दी थी। आज से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हमारी मांगे हैं कि हमारी जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, SDM से हैं और ADM हैं, उनको व्यापक सुरक्षा प्रदान की जाए। जो दोषी हैं, सबसे बड़ी बात तो दोषी हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल पहुँचाया जाए। अनिश्चितकालीन है जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। चौरई की जो घटना हुई थी, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से आंदोलन और ज्ञापन देने के प्रक्रम में हमारे साथी सम्मानीय श्री CP पटेल जी के साथ जो दुर्घटना और हाथापाई की स्थिति बनी, उसके विरोध में आज का हमारा ज्ञापन था।
शाजापुर में आज किसानों का जमकर आक्रोश देखने को मिला। साल 2018 से लेकर 19 तक फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर मक्सी में नेशनल हाईवे 52 पर किसानों ने चक्का जाम किया। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों ने कलेक्टर परिसर में धरना देकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस कर्मियों और अधिकारियों से किसानों की धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों के आश्वासन और समझाइश पर किसानों ने जाम को हटाया। किसानों का कहना था कि कल जिले में खरीफ फसल 2019 की 265 करोड़ की बीमा राशि जो डाली गई है, उसमें जिले के बड़ी तादाद में गांव छूट चुके हैं। वहीं जिले के सुंदरसी सहित अन्य जगहों पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। अगर जो 15-20 दिन में कुछ नहीं होगा तो फिर हम और ज्यादा लोग आएंगे और हंगामा होगा, क्योंकि हम बहुत परेशान होगा। जेल खाने की स्थिति हो गई है। पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं अगली फसल के लिए। गेहूं बोने के पैसे नहीं है हमारे पास। आश्वस्त किया कृषि अधिकारी और कलेक्टर साहब ने कि 10 से 15 दिनों में आपकी जो बीमा राशि की जो लिस्ट में नाम नहीं आए हैं लोगों के, वो निश्चित रहे 10 से 15 दिनों में आ जाएंगे। यदि 10 से 15 दिनों में नहीं आए, मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए प्रशासन और शासन को हमने आज चेताने का काम किया। बीमा कंपनियां इस पर कार्रवाई कर रही हैं और शीघ्र इन लोगों को मिलेगा। इनको छूटने कोई भी छूटा नहीं है। जिनके भी क्लेम है उनके क्लेम प्रोसेस होने के बाद इनके खाते में आएंगे। बैतूल जिले में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मजाक बनकर रह गई है। स्थिति ये है कि किसानों ने जितनी प्रीमियम राशि जमा की उतनी राशि भी नहीं मिल पाई है। कहीं 1 रुपए तो कहीं 8 रुपए बीमा राशि किसानों के खाते में आई। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनी ने उनके साथ मजाक किया है। किसान 1 रुपए का चेक बनाकर सरकार को वापस देने की बात कर रहे हैं। दरअसल 18 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिले के 64,000 किसानों के खाते में 81 करोड़ रुपए फसल बीमा की राशि डाली। किसानों के मोबाइल में जब बैंक का मैसेज आया तो कुछ किसान खुश हुए, तो वहीं कुछ किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसी के खाते में 1, 8 और 32 रुपए की बीमा राशि डाली गई है। किसानों का कहना है कि 1000 का प्रीमियम देने के बाद 1 रुपए बीमा राशि दी गई है। गुस्साए किसानों ने बीमा कंपनी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। टाइप का लगा कि हम लोगों ने जो प्रीमियम भरा था वो प्रीमियम 1050 भरा था बीमा कंपनी को, और जब गवर्नमेंट ने हमारे को बीमा दिया तो हमारा बीमा दिया 1 रुपए। तो ये तो एक प्रकार से धोखाधड़ी हो गई हम लोगों के साथ में। सरकार खिलवाड़ कर रही है किसानों के साथ। गांव गोदना चिचोली तहसील में किसानों के साथ जो छलावा किया है बीमा कंपनी ने, तो किसी किसानों का 1 रुपए मात्र खाते में डाला है, जिनका 1500 रुपए तक का प्रीमियम काटा था कंपनी ने। तो बीमा कंपनी से डिटेल जानकारी हम लोगों के पास नहीं आई है अभी। वास्तविक थ्रेशोल्ड उपज कितनी है, एक्चुअल उपज कितनी है, उसके आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। ये अभी डिटेल जानकारी नहीं आई है, तो बीमा कंपनी से हम जानकारी मंगाएंगे। फसल बीमा राशि के नाम पर किसानों के खातों में 8, 10, 20 रुपए जाने के मामले में सीएम शिवराज ने नियम बनाने की बात कही। उन्होंने फसल बीमा की कम राशि किसानों के खाते में जाने को लेकर कहा कि सरकार फसल बीमा को लेकर नियम बनाएगी, जिससे फसल के नुकसान पर न्यूनतम राशि तय की जा सके। शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व की कांग्रेस सरकार से पूछा कि उन्होंने फसल बीमा की 3100 करोड़ रुपए की राशि क्यों जमा नहीं कराई। वहीं उन्होंने केंद्रीय कृषि विधेयक का विरोध करने वालों को भ्रम फैलाने वाला बताते हुए कहा कि इस मामले में विपक्ष गुमराह कर रहा है। शिवराज सिंह ने कहा कि किसान अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र हैं और मध्य प्रदेश में मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उन्हें नालायक बताने पर कहा कि उन्होंने पहले भी उन्हें नालायक कहा है, पर उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। किसान अपने उत्पाद को चाहे तो कृषि उपज मंडी में बेचे, लेकिन अगर उसको लगता है कि मंडी में नहीं जाना मुझे, तो हम बाध्य क्यों कर रहे हैं कि वो मंडी में ही जाए। अभी मंडी के बाहर वो अनाज बेच नहीं सकता था। नहीं, मंडी शुल्क की चोरी के आरोप लगते थे, ट्रक रोके जाते थे, पकड़े जाते थे। अब वो चाहे तो अपने घर पे अगर उसको ठीक दाम मिलता है तो घर पे अपने उत्पाद को बेच सकता है। फसल बीमा योजना में एक प्रावधान करवाएंगे कि न्यूनतम राशि की सीमा तय है, उससे कम किसी को ना मिले, जैसे RBC 6000 के नियम परिवर्तित करके हमने कर दिए। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह के तहत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 22,000 से ज्यादा आदिवासियों को वन अधिकार पत्र सौंपा है। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में
आयोजित वन अधिकार उत्सव में मुख्यमंत्री ने 47 जिलों के आदिवासियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आदिवासियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा ही भगवान की पूजा है, इसलिए उनकी सरकार ने गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखकर ही योजना बनाई है। आज वन विभाग का पट्टा मिल रहा है आपको वनाधिकार का। अभी तक डर बना रहता था कि जमीन का पट्टा ही नहीं है वनाधिकार का। अब वनाधिकार पत्र मिल जाएगा तो वो जमीन आपकी हो गई और आपके जैसे बाकी बहनों और भाइयों की हो जाएगी जो मेरे सामने भी बैठे हैं और पूरे प्रदेश में मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये जमीन अब आपकी हो जाएगी। इंदौर में बच्चा खरीद फरोख्त मामले में फरार आरोपी मूसाखेड़ी निवासी डॉक्टर पवन राय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने कोर्ट से पवन को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। संभावना है कि पवन से बच्चा चोरी के दूसरे मामलों के भी खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि डॉक्टर पवन ने तेजकरण को 10 दिन की बच्ची बेचने के लिए दी थी। वहीं पवन ही उसकी मां को करुणानिधि अस्पताल लेकर आया था। महिला ने जब बच्ची को जन्म दिया तो उसे बेचने के लिए पवन ने तेजकरण उर्फ बबलू ठक्कर और शिल्पा तेलंग को सौंप दिया। बच्ची का सौदा करने के दौरान आरोपियों को 10 अगस्त को मालवा मिल चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ही बच्चा चोरी का बड़ा मामला सामने आया था। डीआईजी के मुताबिक अब तक मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है। वहीं सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों को बेचने की बात आई थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आई थी और उस पूरे मामले में लगभग 2 डॉक्टर्स के साथ में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहरहाल पुलिस इसमें उन लोगों से पूछताछ करके इस बात की तस्दीक कर रही है कि क्या इस 10 दिन के बच्चे जो कभी हाल में मिला और एक बच्चा जो कि 2 साल पहले बेचा गया था, इसके बीच की कड़ी में क्या और भी बच्चे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। इंदौर के महाराज यशवंत राव हॉस्पिटल में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। मोर्चरी में अज्ञात शव के कंकाल का मिलना, एक बॉडी को फ्रीजर में रखकर पोस्टमार्टम करना भूल जाना और 5 दिन तक नवजात का शव रखने जैसी घटनाओं ने अस्पताल को शर्मसार कर दिया है। इन सभी लापरवाहियों के बाद अब जाकर प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आया। कमिश्नर ने अस्पताल अधीक्षक को शो कॉज नोटिस जारी करने के साथ ही 4 वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एक डॉक्टर की 2 वेतन वृद्धि रोकने के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा ने लापरवाहियों को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। जांच में खुलासा हुआ कि मोर्चरी को ना तो कोई प्रभारी है और ना ही पोस्टमार्टम और डिस्पोजल के लिए कोई भी प्रक्रिया तय है। अस्पताल प्रबंधन और नगर निगम के बीच सूचना भेजने का कोई सिस्टम नहीं है। इतना ही नहीं, कोविड के कारण शवों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन फ्रीजर नए नहीं खरीदे गए हैं। कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद कमिश्नर ने यह कार्रवाई की। 6 लोगों पे कार्रवाई हो चुकी है और जो इंचार्ज थे इसके MLC के उसको भी 2 वेतन वृद्धि का नोटिस दिया है और कुछ अन्य लोगों को भी स्पष्टीकरण दिया। इंदौर के तेजाजी नगर थाने में फिर एक बार पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां प्लॉट की धोखाधड़ी की शिकायत करने आए एक NRI से थाने के स्टाफ और थाना प्रभारी पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा है। दरअसल स्पेन से आए दिलीप मंघानी ने खंडवा रोड पर 5 साल पहले पूर्व पार्षद प्रीतम माटा से प्लॉट खरीदा था। इसके बाद दिलीप स्पेन चले गए। 5 साल बाद लौटे तो पता चला कि प्लॉट तो पहले से ही गिरवी रखा हुआ था। उसकी शिकायत 15 दिन पहले उन्होंने तेजाजी नगर थाने में भी की। शिकायत का स्टेटस जानने ही दिलीप मंघानी थाने गए। आरोप है कि थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने दिलीप के कपड़े उतारकर लॉकअप में उनके साथ जमकर मारपीट की। इस बेरहमी की शिकायत दिलीप ने बड़े अधिकारियों से की। वहीं दूसरे पक्ष ने भी दिलीप पर ब्लैकमेल करने की शिकायत की है। वहीं पुलिस ने अपने पर लगे आरोपों को गलत बताया है। रजिस्ट्री फिर उन्होंने फॉर्म पैसे देके फिर हम स्पेन चले गए। फिर हम 2015 में जब आए थे फिर उन्होंने हमको रजिस्ट्री करके दिया। 2020 में जब आए तो हमने घर बनाने के लिए परमिशन के लिए अप्लाई किया तो मालूम पड़ा कि जो प्लॉट उन्होंने रजिस्ट्री करके दिए हैं वो ऑलरेडी मॉर्गेज में है। जो उन्होंने कल मेरे साथ मारा कुट्टी की, पूरे पुलिस वालों ने मिल के मेरे को मारा है और पूरा 25 मिनट तक मेरे कपड़े उतार के उन्हें नंगा करके मेरे को साइड में बिठा दिया। जो राशि दी गई थी उस पर इलीगल ब्याज मांग रहे हैं कि जो है अधिकतम ब्याज 3-4% का ब्याज लेके और उसको वो पैसा रिटर्न मांग रहे हैं। जबकि ये जो कॉलोनी नाजर है उनका कहना है कि हम लोग प्लॉट की रजिस्ट्री करने को तैयार हैं। यहाँ आए थे, मेरे से बदतमीजी इनके द्वारा की गई तो मैंने उनको समझा के और डांट के बाहर किया।
मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक नवविवाहिता दहेज लोभी पति की दरिंदगी का शिकार हो गई। युवती को उसके पति ने दहेज ना लाने पर आग के हवाले कर दिया, जिससे 22 वर्षीय युवती 95% जल गई। उसे इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जिंदगी और मौत से जूझती युवती ने एक वीडियो में अपने लिए न्याय की मांग की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जिले के सुर्खी थाना क्षेत्र के ठाना गांव का है, जहां 22 वर्षीय युवती को उसके पति ने आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति दहेज की मांग करते हुए रोजाना पीड़िता से मारपीट भी करता था। इस मामले में वायरल वीडियो में पीड़िता ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संकट काल के इस दौर में भी राजा भोज एयरपोर्ट अब धीरे धीरे संकट से उबर रहा है। पिछले 4 महीनों से एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लॉकडाउन के बाद मई में जब फ्लाइट्स दोबारा शुरू हुई, उस दौरान केवल 2200 यात्री ही एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे। जून में दिल्ली और मुंबई की उड़ानों के बढ़ने से ये आंकड़ा बढ़कर 13,000 के पार चला गया। जुलाई में जहां 14,438 यात्रियों ने सफर किया, तो वहीं अगस्त महीने में भोपाल से 20,000 से ज्यादा यात्रियों ने हवाई यात्रा का सफर किया है। भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर का कहना है कि आने वाले समय में देश के दूसरे शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है, इसलिए उम्मीद है कि सितंबर में पैसेंजर्स की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। देखिए, मई में करीब 2200 पैसेंजर था, जो कि जून में बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 13,000 हो गया था। उससे पहले हम लोग देख रहे थे, हम लोग मैक्सिमम पैसेंजर पहुंचा था अप्रॉक्सीमेटली 1,000, 1,020 इसके आसपास था। कल अचानक वो बढ़ के 1298 हुआ, यानी कि करीब 1,300 हो गया। तो तेज़ी से बढ़ रहा है। जबलपुर में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। जबलपुर में कोरोना संक्रमित कांग्रेस नेता आशीष तिवारी के मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में ADM स्तर के IAS अधिकारी और 2 सीनियर डॉक्टर्स को नियुक्त किया गया है। बता दें कि बीते दिनों कोरोना पीड़ित कांग्रेस के एक युवा नेता आशीष तिवारी की मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी नेहा तिवारी ने एक वीडियो जारी करते हुए इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया था कि आशीष तिवारी की मौत ऑक्सीजन नहीं देने से हुई थी, लिहाजा उनकी मौत के मामले में दोषी डॉक्टर्स पर FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। जैसे ही सूचना मिली थी, मैंने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करके और जांच समिति गठित करवाई है, जिसमें ADM रैंक के अधिकारी हैं और IAS अधिकारी हैं और साथ साथ में 2 सीनियर डॉक्टर्स भी हैं। पूरे तथ्यों की जांच की जाएगी और जांच करके ही आगे की समुचित कार्रवाई। केरल में एक हथनी के साथ हुई बर्बरता की तरह ही जबलपुर में भी इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। जिले के सिहोरा में किसी ने आटे की लोई में बम रखकर 2 गायों को खिला दिया। मुंह में बम फटने से दोनों गायों के जबड़े फट गए। बताया जा रहा है कि गायों का यह हाल आटे में छुपे सुअर मार बम की वजह से हुआ। ऐसे बम का इस्तेमाल शिकारी जंगली सुअर का शिकार करने के लिए करते हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत सिहोरा थाने में दर्ज करवाई है। वहीं घटना पर जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने भी संज्ञान लिया है। कलेक्टर का कहना है कि इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। वहीं गायों का इलाज नजदीकी वेटनरी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। जानकारी प्राप्त हुई थी, हमने SP साहब से इसके बारे में तत्काल अवगत कराया गया था। तो SP साहब ने उसको संज्ञान में लेते हुए और उसमें FIR दर्ज की है और उसकी जो तफ्तीश वगैरह जो है वो बाकी की चीज़ें तत्काल की जा रही हैं। जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही हर अस्पताल में ऑक्सीजन की खपत अब बढ़ गई है। रोजाना 30 से 40 हजार क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की खपत हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ोदरा और भिलाई की कंपनियों से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए करार किया था, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन ने तय किया कि शहर के अस्पतालों से भर्ती मरीजों की संख्या पता की जाए, इसके साथ ही खपत की भी जानकारी ली जाए। जानकारी के मुताबिक भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों में 40% मामले में तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। वहीं कमिश्नर ने कहा है कि हर अस्पताल को कितने ऑक्सीजन की जरूरत रोजाना हो रही है, इसकी जानकारी ली जाएगी।
ये भी सुनिश्चित की जा रही है। आज माननीय कमिश्नर साहब का भी एक लेटर सभी अस्पतालों को जाएगा, जिसमें वो ऑक्सीजन कंजम्पशन से रिलेटेड अपनी ओके रिपोर्ट भी रोज़ एडमिनिस्ट्रेशन को भी देंगे, जिससे ये पता चल पाएगा कि किसी अस्पताल में कहीं ऑक्सीजन को लेकर के लीकेज मतलब वेस्टेज ना हो। अभी ये किया जा रहा है। प्रत्येक मरीज की जो शीट होगी, केस शीट, उसमें एक ऑक्सीजन की भी केस शीट रहेगी कि कितना ऑक्सीजन उपयोग किया गया। अभी डॉक्टर लिखता है और ऑक्सीजन दे देते हैं, उस तरह से ऑक्सीजन का भी एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।